क्या सोचा था कि जेआरएफ हो जाएगा डायरेक्ट? एएमयू में तो हम पढ़ लिए, अगला सफर जेएनयू के लिए चुना जाए। ठान लिए कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है तो कर लेते पॉजिटिव वाइब्स जो होती है वो पापा हमारे हमेशा हमको देते रहते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना दिक्कत हो सकती है। हैं। आप एक पार्ट को और एक पोर्शन को मजबूत करके नहीं निकाल सकते। एक तो होता है कि इंसान की किसी भी कैंडिडेट का पुराना जर्नी होता है। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो आपको नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो और ज़्यादा ग्रो करें। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्ते से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। आज इसी शेर के साथ आप सभी के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ शादान, मोहम्मद शादान, जिन्होंने इस बार हिस्ट्री सब्जेक्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया। इनकी जर्नी, और कहते हैं कि इलाहाबाद का एक छोटे से गांव से निकलकर जेएनयू तक का सफ़रनामा के बारे में आज जानने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं मोहम्मद सादान से। हेलो सादान, थैंक यू सो मच। ढेर सारी शुभकामनाएं अड्डा परिवार के साथ। थैंक यू सर। और आपको जेआरएफ की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सादान, सबसे पहले हम आपकी जेआरएफ से भी पहले हम Yes. आपकी जर्नी की बात करने वाले हैं कि आप इलाहाबाद शहर से हैं। यस सर। इलाहाबाद में कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद में सर अराउंड 15 किलोमीटर दूर है शहर से, प्रतापगढ़ हाईवे पे सर। अच्छा। यस सर। सोराव तहसील है सर मेरी, वहीं घर है। जी। यस सर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सादान? सर मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ जेएनयू से मॉडर्न हिस्ट्री में, और अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ सर। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर ये आपका है? यस सर, यस सर। अच्छा, इस हिसाब से तो आप अगर देखा जाए तो काफ़ी कम एज भी होगा आपका। यस सर, यस सर। अभी सर मेरा एज अराउंड 9.5 ईयर्स। ओके, मतलब ये है कि जब जागो तब सवेरा। आप मतलब कि आप जब ठान लो तब आपके कदमों को चूमती है कामयाबी। तो शादान, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप नेट की तैयारी कर रहे थे यस या जेआरएफ आपका क्वालिफाई, क्या सोचा था कि जेआरएफ हो जाएगा डायरेक्ट? नहीं सर, ये तो नहीं सोचा था एक्चुअली। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उस समय फर्स्ट सेमेस्टर था। जी। और जेएनयू में भी एकदम नई जर्नी स्टार्ट हुई थी, नया एकेडमिक माहौल था। तो ये था कि अभी हाल ही में सीयूईटी दे के आया था मास्टर के लिए, जो एंट्रेंस टेस्ट दिया था। तो मोर ओवर तैयारी तो थी ही, और इसलिए ये सोचा कि बैठते हैं, क्योंकि मास्टर कर रहे हैं तो नेट जेआरएफ तो करना ही है। तो जस्ट सर फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठा था, और इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट ये था कि थोड़ा पॉजिटिव था, हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि जेएनयू में हमने देखा भी है बहुत सारे लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ निकाले हैं। तो ये था कि अगर वो निकाल सकते हैं, वो जेएनयू में है, तो हम भी जेएनयू में हैं और हम भी कर सकते हैं। हाँ, जेएनयू वाले में थोड़ा सा ये है कि ठान लिए कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है तो कर लेते हैं। आप लोग बाकी तो जानते ही हैं, किसी भी तरह का ठान ले तो ठान लेते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि कहाँ से तैयारी करें। और आपसे मैं सिंपल सा जानना चाहता हूँ कि आपने, एक तो होता है कि इंसान की किसी भी कैंडिडेट का पुराना जर्नी होता है। यस सर। कि पहले ग्रेजुएशंस का, फिर मास्टर में आने से पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। जी सर। उसके अलावा एक डायरेक्शन होता है। यस सर। कि कौन से डायरेक्शन को फॉलो करें और कहाँ जाना है। एक मेरी अम्मी का कहावत है, अक्सर वो कहती है कि कहाँ से अइला हा, कहाँ जाई छ, और कहाँ जाए के हा। ये तीन चीज़ अगर याद है, मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ कि कहाँ से आए हैं, कहाँ हो और कहाँ जाना है। ये जिस इंसान को पता है वो कभी भटकता नहीं है। तो मैं शादान आपसे ही जानना चाहता हूँ कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पुरानी एजुकेशन आपकी कामयाबी के पीछे। वैसे तो सर अगर इस कामयाबी को पीछे ले जाएं तो मैं 11 से ही मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, तब से ही मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो 12th किया, वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 11-12 में भी स्कूल टॉपर रहा। फिर उसके बाद सर ग्रेजुएशन के लिए मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हिस्ट्री ऑनर्स में। तो सर वहाँ ग्रेजुएशन किया। वहाँ ग्रेजुएशन में सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते और टॉप यूनिवर्सिटी भी इंडिया की रही है, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पे हमने पढ़ी, जो हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और कई बार हिस्टोरिकल डिबेट्स में भी जाके देखा कौन चीज़ें कैसे हो रही हैं और हिस्टोरियंस के क्या आर्गूमेंट्स हैं, वो वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद दौर हुआ जेएनयू एंट्रेंस के लिए कि अब एएमयू में तो हम पढ़ लिए, अगला सफ़र जेएनयू के लिए चुना जाए। तो सर वहाँ पे फिर हमने सीयूईटी की तैयारी शुरू की।
लगभग लास्ट ईयर 23 के जनवरी फरवरी में 3-4 महीने हमने सीयूईटी के लिए अच्छे से तैयारी किया और उसी वक्त सर हमने नेट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे सीयूईटी के दौरान ही। लगभग अराउंड 2013-14 से नेट जेआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे हिस्ट्री के। ठीक है। तो सर उसके बाद फिर जेएनयू में एडमिशन हो गया, फिर इधर आ गया, तो उतना मौका मिला नहीं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मैंने प्रैक्टिस सीयूईटी के दौरान किया था और उसके बाद फिर मास्टर करने के दौरान फिर आपके वीडियोस भी देखे बहुत सारे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता था। मुझे लगा कि वीडियोस देखना एक आसान जरिया हो सकता है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स करने हैं, एकेडमिक पढ़ाई के लिए आपको टाइम देना है। तो मैं कई बार वॉकिंग करते हुए, डिनर करने के बाद वॉक कर रहा हूँ तो वीडियो देख रहा हूँ, कई बार मेस पे टेबल पे बैठने के साथ भी मैं देख रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर बहुत प्रॉफिटेबल रहा है मेरे लिए। कहते हैं ना कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ठान लो कि आप हर समय, कहते हैं ना कि मैं अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चालूँ तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। हकीकत ये है कि आप चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, हर समय आप अपने इर्द गिर्द में एक बना चुके हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। और जिस स्टूडेंट ने अपने जहन में ये चीज़ ठान लिया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि सर आपकी वीडियोस देखकर जो है बहुत सारा हेल्प मिला, और भी कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू कमर्स हैं, अभी मास्टर्स कर रहे हैं, आप तो फिर भी डिटरमिन्ड थे चीज़ों को लेके कि मुझे ये चीज़ करना है। आपकी क्लियरिटी थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मेरे ऑडियंस देख रहे होंगे जिनको ये भी नहीं पता है कि मास्टर्स तो कर रहे हैं, मुझे नेट भी करना है। तो ऐसे स्टूडेंट का क्या हो सकता है नेट जेआरएफ क्वालीफाई? सर बिल्कुल हो सकता है सर, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई मास्टर कर रहा है हिस्ट्री में, तो अगर उसने उसका बैकग्राउंड और उसका जो फाउंडेशन है स्ट्रांग है, तो नेट जेआरएफ बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है सर। और आराम से आप 5-6 महीने में आप डिटर्मिनेशन के साथ अगर लगेंगे तैयारी में तो हो जाएगा सर। बस स्मार्टली आपको काम करना होगा। जैसे आप हमेशा कहते भी हैं कि आप एक पार्ट को और एक पोर्शन को मजबूत करके नहीं निकाल सकते, आपको एक 360 डिग्री वाला अप्रोच लेके चलना होगा। तो आप जितने भी यूनिट्स है, इवन फर्स्ट पेपर भी काफ़ी रोल प्लेइंग होता है सर। तो आप उसको भी साथ में एकदम बैलेंस करके आप बहुत आराम से किया जा सकता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि पेपर 2 अगर आप कितनों भी अच्छे से कर लो, अगर पेपर 1 में अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना दिक्कत हो सकती है। यस सर, मुश्किल है सर। ओके, थोड़ा सा और भी जानना चाहते हैं, थोड़ा हम आपके फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि पापा और अम्मी आपकी जो है। यस, वैसे तो सर मेरे पापा एक्चुअली टीचर हैं, वो सर पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, और मम्मी भी मेरी एक टीचर हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी मोटिवेशन मिला है और टाइम टू टाइम इंकरेज करते रहते हैं। तो अगर वो टीचर हैं तो क्यों ना मैं आगे एकेडमिया और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाऊँ। यस सर, तो देखूँ उसके लिए। तो वहाँ से सर इंकरेजमेंट हमेशा मिला है। और पापा टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहते हैं कि कोई परेशान होने की बात नहीं है, और पॉजिटिव वाइब्स जो होती है वो पापा हमारे हमेशा हमको देते रहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हर एक पेरेंट्स को जो है, मैं कई बार देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि पेरेंट अप्रिशिएट करते हैं। कुछ के पेरेंट्स अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो मैं उनसे सविनय निवेदन करता हूँ कि आप भी इनकरेज करें। थोड़ा देर होता है लेकिन दुरुस्त होगा। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब एक गाँव का स्टूडेंट, जैसे मैं खुद भी गांव से हूँ और बहुत सारे मेरे ऑडियंस भी गांव से हैं, जब शहर में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होता है कि जाई छे देखई छती कि का होते। हमारे यहाँ पे ऐसे ही कहते हैं, हम तो वज्जिका बोलते हैं वैसे, बोले जा रहा है देखते हैं कि क्या करता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी देखने को मिलता है? हाँ सर, ये सोसाइटी तो होता ही है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो आपको नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो और ज़्यादा ग्रो करें। बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपके खास चाहने वाले, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, और कुछ खास रिलेटिव्स हो गए जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो सिर्फ वही इतना चाहते हैं, बाकी तो और लोग ये होते हैं, देखते हैं क्या करते हैं आगे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और फिर वहाँ से दिल्ली आना, फिर बहुत सारी नेगेटिविटी भी रहती है सोसाइटी में। लड़का ये हो जाएगा, ये करेगा, वहाँ पढ़ेगा नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो भी एक तरीके से मुझे लगता है कि वर्क करती हैं आपको मोटिवेट रखने के लिए, और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपको एकदम तैयार रखती हैं। मोटिवेशन के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी में जो है, जो सोसाइटी होता है एक्चुअली मोटिवेशन के लिए ही है। कहते हैं ना कि कई बार मैं देखता हूँ कि अक्सर जो बच्चियाँ शहर की तरफ जा रही होती है या पढ़ने जा रही होती है, तो चौक पे बैठा हुआ
जो कुछ लोग हैं बोलते हैं देख ना फलनवा के जो है बच्ची बिगड़ गई है, और जब वही कामयाब हो जाती है या हो जाता है तो बोला कि यही कर सकता था। यस। तो समाज है, समाज का काम है बोलने का, और यही समाज आपको अप्रिशिएट भी करता है, आपको मनोबल बढ़ाता है। शादन एक चीज़ और है कि कोई स्टूडेंट्स बिगनर है, ठीक है, और जैसे आप भी बिगनर थे, अब आप JRF क्वालिफाइड हैं, जो बिगनर है और उनका बेस भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिससे ओपन से उन्होंने अपनी स्टडी किया है, तो उनको क्या हिदायत देना चाहोगे कि कहाँ से वो कर लें कि तैयारी की उनका सिलेक्शन हो जाए एटलीस्ट? मुझे लगता है सर, अगर कोई बिगिनर है तो अगर उसने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं की है तो उसे जो एटलीस्ट जो 3 मेजर पार्ट्स है, मेडिवल और मॉडर्न और एंशिएंट के, उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको एक बार कर लेना चाहिए अच्छे से। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक बार आपका फाउंडेशन बन जाए और चीज़ें समझ में आ जाएं कब क्या और कैसे हो रहा है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आप कुछ फैक्ट्स के लिए आप जो नोट्स की मदद लेते हैं कि चीज़ों को अपने फाउंडेशन और थियरी के साथ साथ आप फैक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करके चलें, तो उसको बैलेंस करके चलें वो। और फिर जो कि बहुत रोल प्लेइंग होता है वो है PYQ और मॉक टेस्ट बोल सकते हैं। मॉक टेस्ट, यस। तो PYQ आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आते हैं, आप कहाँ पे हैं। यस सर, और आप कहाँ पे हैं ये भी वो सर मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यस। तो वो जो है आपको मदद करता है कि अभी हमने अगर मान लीजिए मुगल डायनेस्टी पढ़ा, तो अगर हम मुगल डायनेस्टी के PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो हम खुद रियलाइज कर लेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल आ रहा है। यस सर। फिर अकबर के जो वो है उसकी लड़ाइयाँ हैं वो उसके बारे में पूछ रहा है, राजपूत पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है। अगर एंशिएंट में जाते हैं तो सर फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंजेस प्लेस कर रहे हैं टाइम टू टाइम आप देखेंगे। यस सर। तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद सर जो मॉक टेस्ट है वो आपको बूस्ट करता है। मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट जब आप देते हैं आपका परफॉर्मेंस अच्छा आता है नहीं आता है ये मैटर नहीं करता, खराब आता है तब भी वो बूस्ट करता है आपको, भाई और पढ़ो अभी और ज़रूरत है तुम्हें, तो वो आपको चार्जअप करके रखता है। तो ये सर आपको एक तरीके से एक सीढ़ी की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। यस सर। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यस सर। जो स्टूडेंट्स का कमेंट मुझे दिखता है कि मार्क्स नहीं आ रहे, क्या मेरा जो मेन एग्ज़ाम है, जो आप एग्ज़ाम NTA का देने जा रहे हैं, यस, क्या उस बच्चे को मॉक टेस्ट छोड़ देनी चाहिए? बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। यस सर। तो कोई भी XYZ मॉक टेस्ट दे रहा है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए निरंतर? सर अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मुझे मॉक टेस्ट से कभी कोई निगेटिविटी नहीं मिली। कभी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस शायद कभी ख़राब रहा नहीं, एक वजह ये हो सकता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कभी ख़राब रहा भी मॉक टेस्ट में तो उसको हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया कि ये मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट वहाँ पे आएगा। कुछ सवाल आ सकते हैं और वो हमें प्रॉफिट करेंगे। और सर कुछ बच्चे जो होते हैं उनका हमेशा सवाल ये रहता है, दिमाग में बना रहता है कि यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, सवाल बहुत टफ आएगा या कठिन आएगा या सरल आएगा, ये सारी चीज़ें जो है। तो मुझे लगता है कि ये सब हमें सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, इससे मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं सोचना चाहिए, आप बस अपनी पढ़ाई कीजिए डेडिकेटेडली और मॉक टेस्ट दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। अगर पेपर इजी आया तो आप भी अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस, टफ आया तो आपका भी परफॉर्मेंस कम होगा और सारे बच्चों का कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। यस। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से और कई बार तो ये होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर चलते हैं कि एग्जाम से पहले ही हमें बता दिया जाए कट ऑफ कितनी जाती है। यस। और अक्सर देखने को मिलता सर है। जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल है जो 2023 का, जैसे हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री का कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया इस बार। जैसे सर 102 जनरल में 102 मार्क्स वालों सवाल जिसके सही में उसको JRF मिला है, वही जनरली 92 पे JRF मिल जाता था। इसका वजह यह है कि सर पेपर थोड़ा इजी हो गया, तो जाहिर सी बात है वो बूस्ट हो गए। इस बार पेपर में जो देखने को मुझे मिला कि पेपर फर्स्ट जो है इजी नहीं थे, बिल्कुल कैलकुलेटेड था, लेंदी था। यस। और पेपर 2 इजी मुझे देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि NTA हमेशा बैलेंस्ड कहीं ना कहीं बनाता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि NTA ने जो है हमारे साथ अन्याय किया और बाकी के साथ न्याय किया। ऐसा नहीं कह सकते हो। उसी के साथ मुझे लगता है कि मुझे भी बैलेंस बनाना चाहिए जी। NTA हमेशा बैलेंस बना के चलता है। हमने अक्सर देखा है कि अगर सेकंड पेपर टफ किया, फर्स्ट पेपर इजी हो गया। अगर सेकंड पेपर इजी किया तो फर्स्ट पेपर टफ कर दिया। तो हमें इसमें क्या करना है स्मार्टली कि
भाई हम फर्स्ट पेपर भी उतना ही पढ़ें और सेकंड पेपर भी उतना ही पढ़ें, बैलेंस करके चलें। अगर मान लीजिए हम मॉक करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके चलें कि 60% रिजल्ट दोनों में हमारा आए। 60% फर्स्ट पेपर में भी आया और 60% ये मिनिमम सोच के चले। यस सर, एक अगर मोटा मोटी अगर आप मान के चलते हैं तो इतना मान के चलिए। जबकि मेरा 60 इतना एवरेज नहीं रहा, मेरा सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल सही हो गए और फर्स्ट पेपर में उतने नहीं सही हो पाए, फिर भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रहा। इम्पोर्टेंट, यस। मतलब यही है कि जितने भी मैं कैंडिडेट से बात किया, मेरे जितने भी टॉपर्स हैं ऑल इंडिया रैंक 2 या जो भी बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं, जिन जिन से बात हुआ तो एक ही चीज़ मुझे मिला और आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पेपर 1 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पेपर 2। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। yes. और बैलेंस करने का तरीका यही है कि कहीं से भी कोई भी सोर्सेज को आप पढ़ते हैं वो बैलेंस करके पढ़िए। आप जैसे फॉर एग्जांपल कि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है, yes, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि इतिहास को 3 घंटा टाइम दे दीजिए और 2 घंटा कम से कम पेपर 1 को दीजिए। yes. अक्सर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ फंसते हुए जहाँ कैलकुलेटिव मेथड वाला चीज़ yes. है, जैसे DI, yes. मैथमेटिकल, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, मैं सर इस पे मुझे लगता है कि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का, इस जर्नी का, कि बहुत आसानी से उसी का होता है जो स्मार्टली वर्क करता है। एग्जैक्टली। अब सर मुझे पता था कि सेकंड पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरी पिछली तैयारी थी वो और आपके कंटिन्यूस लेक्चर्स देख रहे थे और PYQ में सॉल्व कर रहा था, कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। मुझे पता है कि अब मैं सेकंड पेपर में अगर 5 सवाल सही करने के लिए मुझे कम से कम 3-4 महीने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमने पढ़ रखी है और वो 4-5 सवाल करने के लिए हमें बहुत डीप में जाके पढ़ना होगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। तो हमने ये कहा कि थोड़ा सा मूव करते हैं फर्स्ट पेपर की तरफ। अगर हम वही 5 सवाल फर्स्ट पेपर में अगर अपना कर लेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा दोनों और आसानी से हमें JRF और NET जो भी हमें चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने सर जैसे कुछ यूनिट्स है जो हम भी बहुत डरते थे स्टार्टिंग में जब सुना NET के इस सिलेबस में जो DI और मैथ और रीजनिंग जो थे, तो मैंने किया कि पहले हम जो हमें इजी लग रहा है हम उसको करते जाते हैं, फिर लास्ट टाइम में हम देखेंगे। तो हमने अपने सिलेबस में ही प्रिंट आउट लिया था, तो सिलेबस में डेट लिख दिया था मंथ के साथ कि इसको 20 दिन में इसको कर लेना है, 10 दिन में इसको कर लेना है, तो जितना भी एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो जाए हम कि हमें पता है क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये जो ICT वाला पार्ट था, हायर एजुकेशन, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत एडवांटेज है उसमें। यस, तो ये 4-5 यूनिट हमने कर लिया और इसको मैं रिवाइज करता रहा, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता रहा। फिर सेकंड में आता है हमारा DI और मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो मैं 11th-12th में मैथ का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता था। बहरहाल मेरी मैथ अच्छी थी हाई स्कूल में, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिर छूट गया। तो फिर मैं कहा फिर से पढ़ेंगे, तो DI के लिए तो मैंने कर लिया। DI में मेरे 5 में से 3 सही हो गए। और मैथ में मेरे लिए एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मेरे पास टाइम ही कम हो गया सर, कि मैं छोड़ के रखा था कि इसको अभी आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम लेगा, पहले जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं जो आ रहे हैं। फिर मैथ में टाइम कम मुझे वैसे लगा दिया, तो वो सही नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 सवाल उसमें से सही किए जा सकते थे, तो वो छूट गए। बाकी फिर हो ही गया, तो सर इतना ज़्यादा कुछ मैं एनालाइज भी नहीं कर पाया पेपर को। मैं जेन्युइनली कहूँ कि जैसे आपने कहा कि मैंने 10 यूनिट है पेपर 1 में, यूनिट को बांट लिए। जैसे अक्सर हम लोग भी बचपना में जो है टाइम टेबल बनाते थे कि सुबह में हम ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, और मैं आज जेन्युइनली कहूँ ईमानदारी से तो वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन टारगेटेड अगर आप हैं, क्योंकि जितने भी नेट के स्टूडेंट है वो सारे के सारे मैच्योर है। अगर आप 10 यूनिट को अगर मैं 4 दिन 5 दिन कर करके भी एक यूनिट को अगर देखा जाए, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो 5 दिन में 1 यूनिट पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो वो आप टारगेट बना लो कि छोटी छोटी टारगेट के साथ साथ ही आप क्वालिफाई कर सकते हो चीज़ें। अक्सर स्टूडेंट, जैसे आपने कहा कि सर मैथ्स वाला तुक्का मार के निकल गया, अगर वो तुक्का नहीं होता तो और आगे अच्छे रैंक पे होते हैं। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे बाकी और भी,
वहाँ पे आपको मेहनत करना है, क्योंकि बाकियों से आप आगे निकल जाओगे। यस सर। यही है, बाकियों से आगे निकलने रेस के से बाद ही निकलने के जीआरएफ लिए मिलेगा। सर, अगर आपको इस रेस से बाहर निकलना है, उस जी टॉप रेस में आना है, जी तो आपको उस टॉप रेस के लिए अपने आप को एनर्जी दे के रखना होगा, प्रोटीन एग्जैक्टली। वगैरह लेते रहना होगा। हाँ, मतलब प्रोटीन का मतलब यही कि मैथ्स डीआई वगैरह अच्छे से कर लो भाई। यस और साथ साथ जितने भी रिसर्च का, देखो पहले अक्सर होता था कि 5-5 क्वेश्चंस आते थे, सर। यस सर। 5 गुने 10 Yes. यूनिट 50 क्वेश्चन। यस। क्या अब इस बार देखने को मिला था? ऐसा तो नहीं है सर। इस बार मैं देखा कि मैथ्स से 5 सवाल नहीं थे, जी लगभग 2 ही 3 सवाल थे जी जो डायरेक्टली मैथ्स से थे। हाँ। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ सब मिक्स हो जाता है, रीजनिंग डीआई। अब डीआई में सर हुए थे तो वो मैथ ही, ठीक है। अब आपको उसमें कैलकुलेशन ही करना है। हाँ, और कुछ रीजनिंग वाले पोर्शन भी इस बार थोड़ा घुमा के दे दिया, मैथ की हाँ, तरफ से बना के दे दिया। जी तो वो 5 ऐसा फिक्स नहीं है मुझे लगता है। अच्छा। इन्वायरमेंट के सवाल थे कुछ, वो भी मतलब बहुत आसान थे नहीं, जैसे आपने पहले ही बताया कि फर्स्ट पेपर टफ था। हाँ तो इन्वायरमेंट से सवाल भी थोड़े टफ दे दिया, कि अब ऐसा दे दिया कि जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जी। यस सर। तो ये करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे क्या? करंट अफेयर्स के सवाल तो नहीं थे, वही इन्वायरमेंट वाले पार्ट में जो सर वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अच्छा, पेरिस ओके। समिट है, अर्थ समिट है जो। ओके ओके। यस सर, यही सब जो है उससे सवाल थे, जबकि वो काफी पुराना है। एक सवाल एक सवाल सर आया जी। था इससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ओके, यस एसडीजी। यस सर, एसडीजी से एक सवाल आया था। अच्छा। काफी मतलब आसान ही था वैसे तो। अच्छा, एसडीजी से अक्सर क्वेश्चंस हर बार कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जी देता जी। है। एक सवाल और जो कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स के मन में हमेशा सवाल रहता है कि हिस्ट्री के 10 यूनिट या 12 यूनिट एक्सटेंडेड फॉर्म में देख लें, यस 10 यूनिट में से कौन कौन सी चीज़ कर लें, कौन कौन सा, ये नहीं कि यस 10 में से 8 कर लें, कौन कौन सा यूनिट कर लें कि मेरा कम से कम नेट तो हो ही जाए। यस ये सवाल रहता है। आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि कोई भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। यस। आप कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैं तो सर, मैं कोई यूनिट छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है। क्योंकि यूनिट छोड़ने में बहुत नुकसान हो जाता है। पता चला मैंने सिनेमेटोग्राफी छोड़ दिया, हाँ और वहाँ से जो सवाल आए बिल्कुल इजी। ठीक है। अब जिसने पढ़ा है उसने 5 में से 5 सही कर लिया। हाँ। अब मैंने नहीं पढ़ा तो मेरे तो 5 गए। अब सही। मैं पढ़ा है हिस्टोरियोग्राफी, अब हिस्टोरियोग्राफी से ऐसे ऐसे सवाल आ गए, उसमें से किसी का नहीं सही हुआ, सही। तो इसमें लॉस हो सकता है। लॉस। मैं ये मानता हूँ कि आप 10 यूनिट है तो 10 कीजिए, और किसी बहुत डीप में जाने से अच्छा है कि उसको आप अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए जो मेजर पार्ट्स है, और रिवाइज कीजिए उसको। ओके। यस सर। जैसे फिर भी बच्चे, मुझे पता है कि आपका सवाल एकदम सटीक है, यही होना भी चाहिए, मैं भी यही करता हूँ और बाकी दिगर मेरे जितने भी कैंडिडेट यही करेंगे। यस लेकिन फिर भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि ये जो मन जो है ना, जो Yes. दिल तो बच्चा है जी टाइप का, कि Yes. भाई मेरे को ना ऐसा कुछ रामबाण बता दो सर जी, यस। इतना ही कर ले तो हमारा हो जाए। चलिए हम जेन्युइनली आपसे पूछते हैं, एंशिएंट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जाता है? एंशिएंट में अगर बात करें तो कुछ मेजर पार्ट्स है जिसे तो आप कभी छोड़ने को सोच ही नहीं सकते। अब जैसे सर ये स्टोन एज वाला है, स्टोन एज वाले में कई बार एक्सकेवेटर्स, साइट्स के नाम, उसके स्टेट्स पूछ लेता है, ठीक है। फिर फाइंडिंग्स में भी पूछ लेता है क्या मिला है कहाँ ठीक से, है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सेम चीज़ फॉलो होती है। Same चीज़। कई बार आपका उसका राइज और फॉल की डिबेट्स के बारे में पूछ लेता है सवाल, मैच कराने के लिए, ठीक है। ईयर्स मैच कराने के लिए पूछ लेता है। जैसे इस बार आया भी था एक दयाराम साहिनी वाला और मार्शल वाला, मैच कराने के लिए ये जी। सवाल आया हुआ था। और इसके साथ आप आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो जो लिटरेचर है, जो एंशिएंट हिस्ट्री का लिटरेचर है, वैदिक यस पीरियड वगैरह, वैदिक पीरियड्स, और उसके Later जस्ट वैदिक बाद यस जो लिटरेचर लिखी जा रही है, कौटिल्या और जी, क्या ठीक कहते हैं उसके साथ आपका पाणिनि और पतंजलि, सब जो बुक्स है, मुद्रा राक्षस, जो मेजर बुक्स है हिस्ट्री में जो एंशिएंट टाइम में लिखी जा रही हैं, इसके संस्कृत में, पाली में और या प्राकृत में, तो उसको आप जरूर करके रखिए। कई बार इस बार एक तो सवाल ये आया था सर कि अर्जुन और इस ऐसा कुछ सवाल आया था कि इनका जो मेंशन है कितने सर्गों में है, नहीं ये सीयूईटी में ऐसा एक सवाल आया था मेरे। तो ये मतलब आप कितना भी पढ़ के जाइए सर, वो बहुत डिटेल में पूछ लेते जैसे हैं। कौटिल्य की किताब जो है अर्थशास्त्र का अधिकरण पूछ लेता यस सर, इस बार पूछा था सर, वो था। चैप्टर्स पूछे हुए थे, कितने अच्छा। चैप्टर्स में डिवाइड है। ओके। तो ये मेजर चीजें आप कवर करके रखें। और जी। मुझे जो लगता है
जो यूजीसी और कोई भी एग्जाम जो हिस्ट्री का जो मेजर पर्पज है हिस्ट्री पढ़ाने का, और हम लोग का हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, वो ये कि हम इससे सीख क्या ले रहे हैं। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम मॉडर्न टाइम में सर फॉलो हो रहा था, अगर हम उसको ट्रेस करते हैं तो आज भी सेम एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, हायरार्की भी सेम है, पीएम है, फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स है, फिर उसके साथ साथ आपका सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स है, विलेज लेवल पे कलेक्टर्स हैं, तो वो पूरा फॉलो हो रहा है सर। और उसी को वो बार बार पूछते हैं, कई बार जज के नाम पूछ लेते हैं कि उस समय जैसे कंटक शोधन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें बार बार रिवाइज करके पूछते रहते हैं। और गुप्ता पीरियड में सर अगर आते हैं तो जो कल्चरल चेंजेज हो रहा है, जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, गोल्डन एज बोला जा रहा है उसको, तो वो सारी चीजें, यस सर, जो डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है सेम टाइम में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अर्बनाइजेशन होता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो वो सब पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक पार्ट जो है वो अर्ली मेडिवल वाला पार्ट, जिसमें राजपूत वाला हिस्ट्री है, जो ये 4 मेजर डायनेस्टी है, वहां से मुझे भी सर स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता था। यस सर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य और सोलंकी, ये सब थोड़ा मतलब बहुत टिपिकल हो जाता है। हमने कभी बचपन में भी ऐसा नहीं पढ़ा है, तो जब इसको डीप में जाते हैं तो वही चीजें पता चला किसी महिपाल भी है और कोई और महिपाल नाम से है, वो दूसरे डायनेस्टी का है, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है उसमें। और वो कंफ्यूजन मुझे लगता है दूर होने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए उसको, और आप ये दोनों रट डालिए कि एक महिपाल यहाँ भी है वहाँ भी है, भूलना नहीं है दोनों को। ठीक है, तो इस तरीके से सर किया जा सकता है। आपने बहुत सटीक बात कही कि एंशिएंट में कौन कौन से पोर्शंस कर लेना चाहिए और क्या क्या होनी चाहिए। यस सर, ये स्टूडेंट्स अक्सर, जैसे हमारे इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा हो, ये चीज़ें, और जो स्टूडेंट्स बिगनर है, यस सर, जो अभी स्टार्ट करे, गृहिणी है, जॉब में है, या न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, ये ऑलरेडी जो परस्यूइंग पीएचडी वाले हैं, यस ठीक है, समझते तो सभी है कि मुझे ये चीज़ करना है। यस सर, इस गाइडेंस के लिए उन्हें कहाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सेटिस्फाई नहीं हो रहे चीज़ों की, नहीं यहाँ से भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं, यस सर, तो उन्हें कैसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी? गाइडेंस सर, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको अगर कहीं भी मिल जाए। आप मे बी आपका कॉलेज टीचर भी हो सकता है, आपका आगे किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अपने को इनरोल कर सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम आपके जो कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करता रहे, और आप टाइम टू टाइम आपको एक स्ट्रैटेजी देता रहे। कई बार हम खुद से स्ट्रैटेजी बना नहीं पाते, हम बहुत डीप में चले जाते हैं और पढ़ते ही रह जाते हैं एक ही पार्ट। तो जो पीरियड होता है, अब जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो कोचिंग प्रोवाइड कर रही हैं सर इसके लिए, वो आपका फिक्स करके रखी हूँ कि इतने टाइम पीरियड में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 6 महीने में आपका, 4 महीने में आपका कोर्स खत्म होगा। तो उसके साथ, उस पेस के साथ हम चलते रहते हैं, तो हमारा ब्रेक नहीं लगता, और जब ब्रेक नहीं लगता तो सर हम शॉर्ट टाइम में पूरे सिलेबस को हम कवर कर पाते हैं। यस सर, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ और है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट्स 1947 तक कवर करके छोड़ देता है। यस सर, जबकि मैंने खुद फील किया कि इसके बाद के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, इस बार भी पूछा है। इस बार तो इनफैक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा था, 42nd अमेंडमेंट के बारे में शायद पूछा था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो। वो एक सवाल पूछा था, और फिर पोस्ट 1947 से भी कुछ सवाल थे, और यहाँ नहीं तो अक्सर हमने PYQ सॉल्व करते हुए भी देखे हैं कि सवाल आते रहते हैं नेहरू की पॉलिसी पे। कई बार तो इनफैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन से भी सवाल पूछ देता है, तो और वो साथ में आपका फर्स्ट पेपर में भी काम करता रहता है। खास बात तो ये है, इतिहास के बारे में जैसे कहा जाता है ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और खास तौर से वो प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच की है। एक सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले शादान से बात कर रहा था मैं, तो एक बात निकल के आया कि इतिहास वही बेहतर समझ सकता है जो प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ता हो। इनके बाद से एक चीज़ लगा, और ये इतिहास कहता भी है कि एक इतिहास को समझने के लिए प्रेजेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा था ना कि जैसे टैक्स कलेक्टर है, आज भी टैक्स कलेक्टर होते हैं, तो आपने एंशिएंट को अलग बांट के ना चले। एंशिएंट का मतलब प्रेजेंट से कनेक्शन आप दीजिए, जो है एंशिएंट या मेडिएवल या मॉडर्न को, जो बीत चुका है वो इतिहास होता है। और हिस्ट्री तो सर बहुत मजेदार सब्जेक्ट है वैसे, अगर आप कोई दिल लगा के इसको पढ़ता है तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। मुझे जो लगता है, मैं काफी कन्विंस्ड हूँ इस बात से, काफी मजा आता है। मैं जनरली अपनी बात थोड़ा सा कह देता हूँ कि मैं अगर रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे कोई पुरानी मॉन्यूमेंट्स दिख जाती है, चाहे वो मेडिएवल हो या एंशिएंट हो या मॉडर्न पीरियड का भी, तो मैं रुक जाता हूँ। यस सर, और रुक के मेरे को तो लगता है कि पूछ ले भाई इसी दीवार से कि भैया बने कैसे हो। मेरा ये इंटरेस्ट है। तो ये एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट्स हूँ तो स्टूडेंट ही, इतिहास के कभी शिक्षक
इंसान बन नहीं पाते हैं, और बनने की ज़रूरत भी नहीं है। हमेशा जब भी जहाँ सीखने को मिले सीख लेनी चाहिए, यस। है ना? आप मेडिएवल को कैसे देखते हैं? मेडिवल को कई बार एक मिथ भी क्रिएट कर दी गई है सोसाइटी में कि मेडिवल से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कम पूछे जा रहे हैं। हाँ, वो मैटर करता है कि रिलेवेंस किसका कब और कितना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मोनूमेंट्स बन रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो सर लिटरेचर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि इंडियन, अगर हम देखें जीरो के इन्वेंशन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो जीरो कैसे यहाँ से बाहर गया, फिर चाइना से इंडिया में आता है, तो कई बार लोग बताते हैं कि ये इंडियन नहीं है, लेकिन हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हो रहा है। ये पहले अरब जाता है मुस्लिम इन्वेजन के बाद, फिर कंटैक्ट के थ्रू फिर चाइना जाता है। कागज के इन्वेंशन को अगर देखते हैं तो ये ऐसे चल रही हैं, तो उसका रिलेवेंस है सर, और उसको मुझे लगता है नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत जो है वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और लिटरेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। और उसके बाद आप मुगल डायनेस्टी में आते हैं तो वहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और फिर पावर ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फेज वो है कि जो डिग्रेडेशन वाला फेज है, मुगल डायनेस्टी का जो फॉल हो रहा है वो क्यों कैसे हो रहा है, और वेरियस हिस्टोरियंस के जो डिबेट्स हैं उनका क्या आर्गूमेंट्स है उस पर। यस सर। और फिर उसके बाद कैसे रिप्लेस हो रहा है इतना बड़ा मुगल एम्पायर जो कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ है, वो एक ब्रिटिश एम्पायर जो कोलोनाइजेशन का एरा चल रहा है, वो कैसे इंडिया धीरे धीरे करके कोलोनाइज होता है, और कहाँ कहाँ पे खामियां आती हैं, वो खुद पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है सर। अगर आप एक्चुअली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज के समय पॉलिटिक्स की बात करूँ मैं, चाहे बिहार स्टेट की बात कर लूँ या डिफरेंट स्टेट्स की बात कर लूँ, उस जमाने में भी सेम पॉलिटिक्स हो रहा है। यस सर, एग्जैक्टली। सत्ता स्थानांतरण हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर। तो फिर वही वाली बात आता है कि आप प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ के देखें, इतिहास पढ़ने का अलग ही आनंद आएगा। यस। अच्छा शादान, लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को, वही चीज़ कहूँगा कि कहाँ पाते हो आप जेआरएफ के बाद? क्या आगे पीएचडी का सोच रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का? आपने अभी क्या सोचा है? वैसे तो सर अब नेट और जेआरएफ किया है तो ये तो मतलब क्लैरिटी है ही कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे फ्यूचर देखेंगे। और बाकी जेआरएफ है रिसर्च फेलोशिप के लिए जो हमें स्टाइपेंड मिलने वाला है, उसके लिए भी पीएचडी में भी इनरोल करेंगे। और मैं अपना करियर अगर सब कुछ सही चलेगा तो एकेडमिया में भी ले जाने के लिए सोचा हूँ सर, और एकेडमिक्स में भी कंटिन्यू करेंगे सर। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगामी ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सर। इसी के साथ आज की सेशन को विराम देते हैं। एंड थैंक यू शादान। थैंक यू सर। और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और जिनका थोड़ा सा मार्क्स से रह गया और अपकमिंग में होने वाला है, देखिए कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बी पॉजिटिव, होना तय है। आपका नहीं होगा तो किसका होगा, और होगा। इसी के साथ आज का विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।